applications invited for 40,000 shares, applications received for 1 lakh shares। तो ये क्लियर हो गया कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। फिर हमसे बोला गया एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, कॉल पे 5। हमने 40% एप्लीकेशंस कर दी रिजेक्ट और बाकियों को दे दिया प्रो राटा, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हम ये कहते हैं कि 1 लाख शेयर्स हैं, 40,000 रिजेक्ट कर दी, अप्लाइड, इसमें से रिजेक्ट हमने कर दी 40, तो बची 60, जिनको हमने 40 अलॉट किए। ये वाले 40 जो अलॉट करने थे, इन 60 को 40 अलॉट किए, तो इन दोनों की रेशियो हो गई 3:2। इससे ये समझ में आया कि जिसने भी 2 शेयर्स मिले हैं उसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, हमें ये फिर लिखा है, अगर नहीं भी लिखा होगा तो भी हम एज्यूम करके चलते हैं। एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये अगर नहीं भी मेंशन होता ना तो हम मान के चलते हैं कि जो भी एक्सेस मनी होगी वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। गॉट इट? क्लियर हुई ये बातें? अब देखो थोड़ी सी इसमें पहले वर्किंग करते हैं। हमने कहा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई? 1 लाख इंटू 3 लाख, लेस रिक्वायर्ड कितनी थी? पहले तो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कितनी हुई? 40,000 इंटू 3, तो ये कितनी आ गई? 1,80,000। इसमें से हमने कर दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कितनी है? 120 है, तो ये 60,000 क्या हो गया? अलॉटमेंट में एडजस्ट करना। एक्सेस मनी एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। ये एक्सेस मनी है जो कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रही है। फिर अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड कितनी है? 40,000 इंटू 2। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मच मनी शुड बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो कितनी हो गई? 80,000, है ना? लेकिन अगर हमसे ये आ जाए कि ऑलरेडी रिसीव्ड, ये हमारे पास ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो अब हमें कितनी मिली? शुड बी रिसीव्ड। हाउ मच शुड बी रिसीव्ड? 20,000। या हम इसको टर्म दे सकते हैं रिसीवेबल ऑन अलॉटमेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आना चाहिए, तो 20 लिखेंगे। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आना चाहिए तो 80 है, कितना रिसीव होना चाहिए 20 है। हाउ मच अमाउंट शुड बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 20। रिसीवेबल 20,000 है। ठीक है, अब अगर मैं जर्नल एंट्री करूं तो क्या हो गई? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितनी हो गई? 3 लाख से। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल में कितना आएगा? रिक्वायर्ड। बैंक में कितना आएगा? रिफंड। और एडजस्टमेंट में कितना आएगा? एडजस्टमेंट। यानी कि ये 3 लाख हो गया। शेयर कैपिटल में कितना चाहिए हमें? 1
80 120। बैंक में कितना रिफंड किया 120। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ 60। ठीक है ना, समझ में आए। अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ड्यू तो पूरे से करोगे 80,000। हम ये वाली ड्यू किया तो इससे पहले प्रीवियस वाली कब किसकी थी? ये तो बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की है, ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होने की है। इसमें शेयर कैपिटल वाला अमाउंट उसने 1 लाख क्यों लिखा? बेटा ये ऐसे है ना, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगाई थी और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है, इसलिए अब यहाँ पे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 20 आ जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल की तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि प्रोराटा में क्या हो रहा है, इसमें क्लियर हुआ। तो ये सिर्फ हम अलॉटमेंट में ही वो कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आगे कॉल में भी करो और आपके पास है एक्स्ट्रा तो आप कॉल में करोगे। रेशियोज में भी कर सकते हैं हम। कौन सी रेशियोज में? हम से सपोज इतना हमने अलॉटमेंट में कर दिया चल रहा है, पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट के बाद बचेगा तो कॉल में जाएगा। तो ये वाली जो एंट्रीज हैं ये नॉर्मल वाली जो हमने पहले करी है उससे हाँ। पहले हो जाएगी। पहले क्यों, उस वही तो है जो हमने सारी तो सेम है, ये चारों ही तो ओके ओके एंट्रीज में कोई चेंज नहीं आ रहा, अब सिर्फ अमाउंट्स में चेंज आता जा रहा है, एंट्रीज वही रहने वाली हैं। ठीक है, अगर अलॉटमेंट तक ही हमारा हो जाता, मतलब फर्स्ट और आगे के जितने भी कॉल्स उसके लिए अमाउंट नहीं है तो अब इसमें कहाँ है, वो तो गया। अब नॉर्मल फर्स्ट कॉल की एंट्री कर देंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख टू कैपिटल और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। जिन क्वेश्चंस में अलॉटमेंट के बाद अमाउंट नहीं रहता उसमें फिर तो इसमें भी तो नहीं रहा बच्चे, क्यों? कहाँ रहा है देखो जरा। हाँ, तो उनकी एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बता तो रही हूँ। नहीं रहा तो फिर अभी तो बोला मैंने कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख हाँ और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। बोल तो रही हूँ मैं कि इसके बाद 2 एंट्रीज और करेंगे कॉल की, ये तो बोला मैंने कि ये 4 एंट्रीज करेंगे, इसके बाद 2 एंट्रीज कॉल की और करेंगे। वो तो नॉर्मल होंगे ना। हाँ वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, उनमें कोई चेंज ही नहीं आया, मैं ये कह रही हूँ। तुम करके दिखाओ मुझे इसके आगे की एंट्रीज भी दोनों, वरना तुमको यही चीज रट जाएगी कि इसके बाद नहीं करना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। क्या वेरिएशन करेंगे, एक कोई मिस्टर एक्स है who has allotted 400 shares and Mr. Y who applied for 150 shares did not pay allotment and call money. ये एक वेरिएशन आ गया। ठीक है, तो अब हमें एक और वर्किंग नोट बनाएंगे हमने कहा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। पहले तो हमें निकालना है शेयर्स अप्लाइड। इसी क्वेश्चन में आपने इसी क्वेश्चन में मैंने एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी कि मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिनको 400 शेयर्स अलॉट हुए और मिस्टर वाई एक पर्सन है जिन्होंने अप्लाई 150 शेयर्स के लिए किया था। मैंने इसी क्वेश्चन में ये एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर दी। कैसे, अब हमें देखना है अप्लाइड
मिस्टर एक्स का हमें अलॉटेड पता है और इनका हमें अप्लाइड पता है, यही है ना। इनका हमें अप्लाइड पता है वाई का और एक्स का अलॉटेड पता है ना। अब क्या करेंगे, इसका अप्लाइड निकालना है। ये हमारी रेशियो है तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे। इनका हमने निकाला 400 इंटू 3/2 600। भाई अगर किसी ने 2 शेयर्स अलॉट हुए थे तो उसने 3 के लिए अप्लाई किया था। तो अगर किसी को 400 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 400 इंटू 3/2, है ना। यूनिटरी मेथड। ऐसे ही अगर किसी ने अप्लाई 150 के लिए किया था तो उसको अलॉट हुए 100 शेयर्स, है ना। अब एप्लीकेशन जो हमने ऊपर वर्किंग की वो इन दोनों के लिए यहां करनी पड़ेगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, लेकिन अलॉटमेंट मनी का कुछ पोर्शन तो ये पहले पे कर चुके हैं ना। तो अलॉट एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई? 600 इंटू 3 1800, 150 इंटू 3 450। ये आई 600 इंटू 3 और ये आई 150 इंटू 3, है ना। ऐसे आया ना। जबकि रिक्वायर्ड कितनी थी? 400 इंटू 3 और 100 इंटू 3। तो एक्सेस मनी कितनी हो गई? इसकी 600, इसकी 150। एक चीज तो यहाँ खत्म हुई। इसी के नीचे करेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूं, आप लोग इसी के नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड कितनी है मिस्टर एक्स की? 400 इंटू 2 और इसकी 100 इंटू 2। क्यों 100 ना? 100 था वो जो allowed हुआ। 100 इंटू 2, जितने उनको शेयर्स अलॉट हुए उसी के हिसाब से तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। उनको शेयर्स अलॉट हुए 400 और 100, तो हमने 800 और 200 लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। इसकी 600 हो चुकी है और इसकी 150, यानी कि इसके सिर्फ 200 और इसके 50 नॉट रिसीव्ड है। सिंपल, ये नॉट रिसीव्ड है। तो अब हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होने चाहिए थे 20,000 लेस नॉट रिसीव्ड कितने? 250। तो हमने 250 यहाँ माइनस कर दी। तो ये जो अमाउंट है एक्चुअली रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये 250 पे बैलेंस शीट में वो कॉल सिनेरियोस में चला जाएगा। अब इसकी मैं बता दूँ, ये एक्चुअली रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हो गया। अब इसके जर्नल एंट्रीज कैसे लिखोगे? लिखो जर्नल एंट्रीज। हम बैंक अकाउंट में माइनस लिखो जर्नल एंट्रीज लिखो। फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखो नाम के फॉर्मेट। हाँ, फॉर्मेट पहले। ये क्वेश्चन और ये वर्किंग बाद में लिख लेना, पहले तुम जर्नल एंट्रीज लिखो। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने अमाउंट से होगी? 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज से। ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू
शेयर कैपिटल 120, फिर टू बैंक 120, सेम चलेगा। और फिर टू शेयर अलॉटमेंट 60। पिछले वाले क्वेश्चन में यही हुई थी ना पहली दो एंट्रीज। यस मैम, एक सेकंड पहले Same. और सेकंड वाली रिपीट करेंगे एक बार। हाँ तो रिपीट ही तो हो रही है, अच्छा ठीक है। सेम ही तो चलेगी। अभी तो हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर रहे हैं ना बच्चा, समझे। अब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की करनी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी सेम चलेगी। कितने से 40,000 इंटू 2 80,000, ठीक है। अब कितना वो बोला था 40,000 इंटू 2 80,000। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें अमाउंट आएगा 19750। ठीक है, ये अमाउंट आएगा जो हमें एक्चुअली में रिसीव हुआ। गॉट इट, ये एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 5 2 लाख। हो गई, सबकी हो गई। नेक्स्ट लिखो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट सेम आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to share first and final call। हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ऊपर डेबिट किया भी, कितने से किया है 2 लाख। तो यहाँ पे क्रेडिट में 2 लाख लिख देंगे, लिख दिया। कॉल्स इन एरियर्स कितनी हो रही हैं, टोटल हमारे पास 550 शेयर्स हैं, तो 550 इंटू 5 कितना हो गया 2750। तो कॉल्स इन एरियर्स में लिख दोगे 2750 और बैंक में माइनस करके लिख दोगे। बैंक में माइनस करके लिख दो, 2 लाख में से माइनस किया 197,250। अब तुम एक चीज नोटिस करो, इन सारी एंट्रीज को दोबारा से देखो। मैंने फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर्स लिखवाया, अलॉटमेंट में नहीं लिखा। वही सोच रहा था, बोलने वाला था कि इसमें नहीं लिखना चाहिए। हाँ देखो, वैसे तो कॉल्स इन एरियर्स सिर्फ कॉल्स के लिए यूज होता है, अलॉटमेंट के लिए यूज नहीं होता। बट आप लोगों की क्योंकि बुक्स में अलॉटमेंट के लिए भी यूज किया हुआ है, तो अगर तो आप कर दोगे तो भी गलत नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तो भी गलत नहीं है। तो जो पैसा नहीं आता अलॉटमेंट में वो होता कॉल एरियर्स ही है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एरियर्स में जाएगा, लेकिन अकाउंट ओपन करने की बात है। तो फिर यहाँ पे हम 2050 नहीं लिखे तो चल जाएगा। हाँ यहाँ पे भी चल जाएगा। यहाँ पे अगर तुम सिंपल बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो कितने से 297,250 से, तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है। वही मैं बताना चाह रही थी कि वैसा वर्षा है, अलॉटमेंट में तुम कॉल्स इन एरियर्स लिख देते वो भी चलेगा। तुम फर्स्ट कॉल की जो रिसीविंग वाली एंट्री है उसमें कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखो तो भी चलेगा। बट लिखना क्यों चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कंपलसरी लिखा हुआ आ जाता है कि ओपन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नाम पे अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे चलेगा? चल जाएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 297,250 से हो जाएंगी दोनों डेबिट क्रेडिट।
अच्छा। तुम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो लेजर की फॉर्म में। तुमने लेजर बनाया फर्स्ट कॉल का, उसके डेबिट में लिखा टू शेयर कैपिटल, क्रेडिट में लिखा बाय बैंक बाय कॉल्स इन एरियर्स, या सिर्फ बाय बैंक लिखोगे तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा। फर्क क्या पड़ा? अल्टीमेटली बात तो उतनी हुई, बस लेजर का बैलेंस शीट ही तो रह गया ना। तो वो बैलेंस शीट में खुल जाएगा। बैलेंस शीट में तो फिर भी आएगा क्योंकि उसका बैलेंस है, बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। बात ये है कि अगर आप कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखने की आदत डालोगे तो जब एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाता है कि ओपन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी, तब अगर आपने ओपन नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जहां भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने अभी वर्किंग की उसकी ये जर्नल एंट्रीज होगी। अब आप ये वर्किंग सारी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा नॉट रिसीव्ड 250 आया था, ये 250 क्या थी इसका नॉट? अलॉटमेंट, ये अलॉट ऐड कर देना जिससे सब्ट्रैक्टेड अमाउंट आ गया, ये अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड है। जिससे और ये जो 2750 लिखे टोटल नॉट रिसीव्ड है। ये कॉल मनी नॉट रिसीव्ड है 5 रुपए। तो ऐसे तो हमने वो 2 रुपए नॉट रिसीव तो दिखाया ही नहीं। कौन से 2 रुपए? मतलब ये इस 2 रुपए का पूरा पोर्शन हमें नॉट रिसीव नहीं है ना, अलॉटमेंट का कुछ पोर्शन तो हमें। हाँ, ये 250 रुपए नहीं मिलने की एंट्री तो हमने करी नहीं। नहीं, क्यों? हमने अलॉटमेंट में बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में माइनस करी तो। हाँ, माइनस कर दिया ये तो हाँ, ये फिर वो वाला हो गया कि बैलेंस शीट आ गया। हाँ वही तो। एक चीज पूछी, बहुत अजीब सा है, कोई नहीं, नहीं पता है जी। कौन सा नरेशन है? अगर हम उसे जर्नल में नहीं लिख रहे हैं तो जर्नल तो हमारी प्राइमरी बुक्स होती है। हाँ, तो अगर हम प्राइमरी बुक्स में एक अकाउंट ओपन नहीं करें तो हम उसे बैलेंस शीट में फिर कैसे शो करेंगे? जब बैलेंस शीट में हम अकाउंट शो नहीं कर रहे, हम अमाउंट शो कर रहे हैं कि अरियर्स का कितना है। अमाउंट हम अकाउंट नहीं शो कर रहे हैं, जैसे हम अमाउंट शो कर रहे हैं सिर्फ कि इतना हमारा अरियर्स है, दैट्स इट। बैलेंस शीट इज नॉट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में अगर हमने कोई अकाउंट ओपन नहीं किया तो नहीं आ सकता। बैलेंस शीट इज नॉट ट्रायल बैलेंस। चलो, ये वर्किंग अब लिख लो सारी, फिर आगे करते हैं। इसमें फिर ओवरले भी लिख लो, जो पहले लिख लोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। लिखना इज ऑलवेज गुड। अगर तुम पूरा क्वेश्चन एज इट इज पूरा बोर्ड का लिख लोगे तो तुमको याद हो जाएगा कि तुम वर्किंग कैसे कर रहे हो। तो पूरा लिखना ही सही है, वरना तुम जब कुछ दिनों बाद रजिस्टर ओपन करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या कर रखा है हमने। तो पूरा पूरा ही लिखो। Next topic is forfeiture and reissue of shares. Forfeiture का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई शेयर होल्डर कोई पेमेंट नहीं करता तो उसको कंपनी नोटिस देती है कि भाई पेमेंट कर दो, रिमाइंडर्स देती है बेसिकली, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, ऐसे करके वो रिमाइंडर देती है। उसके बाद वो नोटिस देती है कि अगर आपने हमारे को पेमेंट नहीं की तो आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेना। फॉरफिट हो जाएंगे मतलब मान लो मैं कंपनी हूँ, मैंने तुम्हारे शेयर्स लिए वापस फॉरफिट किए, तो तुम्हारे जो मुझे पैसा दिया है वो भी मेरा और शेयर्स भी मेरे। तो मतलब शेयर होल्डर दोनों तरफ से गया, पैसे भी गए शेयर्स भी गए, दोनों गए ना। भाई अगर तुम्हारे पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं, तुमने मुझे पेमेंट नहीं की, बार बार याद दिलाने के बाद भी नहीं की, और फिर मैंने कहा कि अगर पेमेंट नहीं करोगे तो मैं शेयर्स फॉरफिट कर दूंगी, हाँ जब्त कर दूंगी। उसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुमसे शेयर्स वापस ले लूंगी अपने, और तुमने जो मुझे पहले पैसा दिया हुआ है वापस नहीं करूंगी। सही बात है, ऐसे कैसे है ना? इसे कहते हैं फॉरफिचर। अब बिल्कुल बेसिक सी बात सोचो कि मुझे 10 रुपए का एक शेयर था, इससे 6 रुपए मिल चुके हैं, ठीक है? वो 6 रुपए मेरे पास आ गए, शेयर मेरे पास आ गया।
अब मैंने इसको वो शेयर इशू किया 8 रुपये पे, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये पे इशू कर दिया, है ना। इसको 2 रुपये का फायदा हो गया, इसको 10 रुपये की चीज़ 8 में मिल गई, मुझे नुकसान हुआ है क्या कोई? क्योंकि आप 10 से 6 में तो पहले आप मतलब मिल ही चुके थे मुझे, तो मेरे को तो 4 ही और मिलने थे, मैंने फिर भी इसे 4 के बदले में 8 में दिया, तो बचा हुआ 4 तो मेरा फायदा हो गया। तो 14 रुपये मिल गए बेसिकली मुझे तो 8 और 6 14 मिल गए 10 रुपए के शेयर के बदले, तो मेरा तो फिर भी फायदा हुआ। मैं तो बड़ी सियानी हूँ, मैंने इसे भी खुश कर दिया, मेरी कंपनी के शेयर 2 रुपए के फायदे पे ले लें, और मेरे को भी 4 रुपए का फायदा हुआ, इस पे एहसान करके भी मुझे 4 रुपए का फायदा हुआ है। ट्रिक कर दिया ना। ट्रिक कर दिया, वो खुश हो रही थी। यही खेल है बस, यहाँ पर और कुछ नहीं है। देखो धोखेबाजी हो गई। देखो फॉर फीचर का मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, कैसे कैसे? ये जो फॉरफिटेड अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट वाली फिगर आ रही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप से। हमने अभी तक कितना कॉल्ड अप किया है? क्योंकि जितने से हमने कॉल्ड अप किया है उतने से ही तो हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। तो जितने से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट रिसीव्ड, इफ ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर हमने ड्यू किया और वो रिसीव नहीं हुआ तो ही हम डेबिट करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट जितना अमाउंट रिसीव्ड है, और ये जो कि नॉट रिसीव्ड है। इसमें हमें ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड। कभी भी फॉरफिट नहीं कर सकते हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को, नेवर। तो इसलिए अगर वो रिसीव हो गई तो वो इस एंट्री में कहीं नहीं आएगी। हाँ, हमने ड्यू किया, वो रिसीव नहीं हुई तो हम उसे डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने ड्यू किया था और उसे क्रेडिट किया था तो हमने प्रॉफिट एज्यूम कर लिया था, लेकिन वो तो हमें पैसा मिला ही नहीं, यानी कि वो प्रॉफिट तो हमें हुआ ही नहीं। तो जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं उसे हमने वापस डेबिट कर दिया। ये तभी होगा ना जब प्रीमियम पे इशू करा होगा। हाँ हाँ हाँ, अगर प्रीमियम पे इशू ही नहीं किया तो फिर यार ये पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया ना। एरियर्स आ गए। सिक्योरिटीज अच्छा, हाँ, वो तो सही बात है। फिर अलॉटमेंट एंड कॉल से एरियर्स में वो आएगा जो रिसीव नहीं हुआ, और फॉरफिटेड शेयर्स में जो नॉमिनल नेचर का है वो आएगा जो रिसीव हुआ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। रीइशू, रीइशू में बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, कौन से एरियर्स की क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि रिसीव नहीं हुआ ना, तो वो अमाउंट तो ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। अलॉटमेंट वाला पोर्शन अलॉटमेंट में डालेंगे और जो अलॉटमेंट के अलावा वाला अमाउंट है वो एरियर्स में डाल देंगे। फर्स्ट कॉल जैसे है
अच्छा जो अब जो हमने अलॉटमेंट के समय एंट्री की तो उसमें अलॉटमेंट कम अमाउंट से क्रेडिट किया, हाँ तो बचे हुए अमाउंट से यहाँ क्रेडिट करेंगे। भाई अलॉटमेंट की एंट्री तुमने की थी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, हाँ तो उसमें 250 रुपीज कम किए थे ना, हाँ करे तो थे 250 रुपीज यहाँ आएंगे ना, तो शेयर अलॉटमेंट का लेजर क्लोज हो गया। ठीक पॉलिसी इन एरियर्स हमने डेबिट किए, अब यहाँ क्रेडिट कर दिए, क्लोज हो गया। री इशू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे री इशू प्राइस से, जो मैंने इसको 8 रुपए में शेयर दिया, यहां मैंने लिखा था फॉरफिटेड में 6 रुपए, यहां मैंने 8 रुपए। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू डिस्काउंट, जो मैंने इसको खुश करा था 2 रुपए देके, मैम वो 6 और 8 वाला वापस बता दो। मैंने 6 रुपए इससे फॉरफिट किए थे, वो ये लिखते हैं। इसमें आपने शेयर का 6 रुपये में दिया था। 10 रुपए का शेयर था, उसने 6 रुपए पे किए थे, अच्छा ओके तो फॉरफिटेड शेयर्स में आ गया। हाँ मैंने तुम्हें 8 रुपए में री इशू किए ठीक है और 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। ठीक है। ये शेयर कैपिटल अकाउंट पेड अप वैल्यू, हम कितना मान के चल रहे हैं कि हमारे शेयर का कितना पेड अप वैल्यू है, लिखा होगा हमेशा। नहीं लिखा होगा तो जो ऊपर हमने डेबिट किया उतने से क्रेडिट कर देंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो नथिंग इज मेंशन्ड, ठीक है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि री इशू डिस्काउंट कैन नॉट बी more than amount forfeited। जितना हमने अमाउंट फॉरफिट किया है ना उससे ज्यादा का नहीं हो सकता, ठीक है, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, ठीक है। नो नेक्स्ट एंट्री होती है, जब हम ये 2 एंट्रीज कर देते हैं तो थर्ड एंट्री ऑटोमेटिकली करनी ही पड़ती है, मांगी हो चाहे नहीं मांगी हो। वो कौन सी होती है? गेन ऑन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। ये एंट्री हमें खुद से करनी होती है, ये एंट्री तो होती है सिर्फ इतनी सी, फॉरफिटेड। अच्छा क्योंकि वो 6 और 8 का बैलेंस बच गया तो ये वही है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसका अमाउंट कहां से आता है? व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, जितने शेयर फॉरफिट के सारे अगर रीइश्यू कर लिए तो हम क्या डालेंगे? अमाउंट फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट। और अगर सारे के सारे शेयर्स when all forfeited shares are not reissued, फॉर्मूला यही होता है उसमें भी, अमाउंट फॉरफिटेड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट। बस अमाउंट फॉरफिटेड का प्रोपोर्शनेट अमाउंट ले लेते हैं। कैसे? जितना अमाउंट फॉरफिटेड है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो फॉरफिटेड अमाउंट तो होगा ना जो डिफरेंस में, ये रहा फॉरफिटेड अमाउंट, ये रहा 4 रुपए हो गया। ओके 6 रुपए भाई। 6 माइनस 2 4 ही बनेगा। हाँ इधर मैं तो ये कह रही हूँ अमाउंट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गया ना अमाउंट फॉरफिटेड का, और माइनस रीइश्यू डिस्काउंट तो है ही।
तो देखा जाए तो फॉर्मूले दोनों सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, सर बोलने का बात अलग हो गई है। तो ये तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, आज इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं। अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि अभी हम लोग एक साथ, अभी हमने सब कुछ अलग अलग किया है, फिर एक ही क्वेश्चन में हमें प्रोराटा भी करना होगा, हमें रीइश्यू भी करना है, फॉरफीचर भी करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी करनी है। किसी किसी क्वेश्चन में 2-2 3-3 प्रोराटा के रेशियोज हैं, वो भी करना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, कैश बुक भी बनानी है, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो हम लोगों की आज की क्लास में कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि इसकी जितनी इलस्ट्रेशंस एंड जो हेडिंग है ना आपकी शेयर्स फॉरफिटेड रीइश्यू वाली, उसकी जो बैक क्वेश्चंस हैं, जितने मैक्सिमम खुद से करके ला सकते हो, मैक्सिमम। मैं कह ही नहीं रही कि 2 करो, 4 करो, 6 करो, जितने ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.